Hello guys. In this lecture we are going to talk about a very important part of this chapter, that is specific heat capacity. We are going to talk about specific heat capacity. Now before that we will talk about the unit of heat. हम heat के unit के बारे में बात करेंगे. So unit of heat. So SI unit of heat is joules because heat is a energy. Heat जो होती है वो energy होती है. So SI unit उसका joules होता है. उसका जो CGS unit होता है, that CGS unit is very interesting. उसका जो CGS unit होता है, उस CGS unit को कहा जाता है calories. ठीक है ना? Defined shown by CAL. ये जो calories unit होता है ना, ये बहुत interesting है. इसके बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय कैलोरी? सो कैलोरी जो होता है, कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज वन कैलोरी मीन्स. वन कैलोरी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर. सॉरी, ये रह गया था. 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. इसको कहा जाता है 1 कैलोरी. इसको क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी. सो सिंपल सी बात है कि अगर 1 kg वाटर का अगर मुझे टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 करना है तो कितना लगेगा मुझे? 1 किलो कैलोरी, 1 CAL. जहां पे 1 किलो कैलोरी इज नथिंग बट 1000 कैलोरीज. ये तो समझ में आ गया. इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सर 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्यों सर? 0 टू 1 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं सर? ये 14.5 टू 15.5 ऐसे क्यों है? द रीजन इज ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर चेंज, ये वाला जो टेम्परेचर चेंज होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि वॉट एवर द हीट वी आर गिविंग, दैट हीट इज यूज्ड ओनली टू चेंज द टेम्परेचर. अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज जो भी हम हीट देते हैं वो हीट आइदर वॉल्यूम चेंज के लिए यूज की जाती है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज के लिए यूज की जाती है. तो वॉल्यूम चेंज के लिए यूज की जाती है या फिर टेम्परेचर चेंज के लिए यूज की जाती है. लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, इस वाले रेंज में एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो भी हीट देंगे हम, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज के लिए यूज होगा, वॉल्यूम चेंज के लिए यूज नहीं होगा. दैट्स वाई 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. And one more important factor is 1 calorie is equal to 418 joules. ये याद रखना. ठीक है. 1 calorie is equal to 418 joules. So ये होता है यूनिट ऑफ हीट. यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो क्या है आपका? SI यूनिट इज joules and CGS यूनिट इज कैलोरी. ठीक है. नाउ विल गो फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये होता क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? क्या हुआ, ठीक से देखना कि एक साइंटिस्ट ने एक बाउल लिया, उस बाउल में 3 बॉल्स रखी. ठीक है ना? 3 मेटल बॉल्स रखी. 3 मेटल बॉल में एक बॉल जो था, ठीक है ना, वो था आयरन का. दूसरा बॉल जो था वो था कॉपर का. ठीक है. एंड तीसरा बॉल जो था वो था लीड का. 3 बॉल्स रखे. इसमें उसने फिर बाद में उसमें क्या कर दिया? उसमें पानी मिक्स कर दिया. ठीक है. पानी मिक्स कर दिया और उस पानी को उसने हीट दे दी नीचे से. उसने क्या की? उस पानी को नीचे से हीट दे दी. अब हुआ ये कि इस हीट की वजह से ये पानी उबलना शुरू हो गया. इट स्टार्टेड बॉइलिंग एंड उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. जितनी भी हीट यहाँ पे मैंने दी थी, वो हीट पूरी की पूरी उस वाटर को मिली और उस वाटर के थ्रू वो जो हीट है वो इन 3 बॉल्स को मिली. अब ये जो तीनों बॉल्स हैं, उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की. ठीक है ना, उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने उन तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया.
उन तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया। जितना मैंने यहाँ से हीट दिया उतनी हीट इन तीनों बॉल्स ने एब्सॉर्ब की। इन तीनों बॉल ने जितनी हीट एब्सॉर्ब की थी उतना टेम्परेचर उस पूरे पानी का बढ़ गया और उतना टेम्परेचर इसका हो गया। यानी अगर पानी का टेम्परेचर T है तो आयन का बॉल का टेम्परेचर भी T है, कॉपर बॉल का टेम्परेचर भी T है एंड लीड बॉल का टेम्परेचर भी T है। उसके बाद उसने एक बॉक्स लिया। उस बॉक्स में क्या था, उस बॉक्स में पूरा भर के वैक्स भरा हुआ था, वैक्स, ठीक है ना, यू नो वैक्स, ठीक है ना। तो वो पूरा भर के उसमें वैक्स था, ठीक है, वो पूरा भर के उसने उसमें वैक्स भर दिया। अब हुआ ये कि उसने एक एक करके ये तीनों बॉल्स इस पे रख दिए, एक आयन का बॉल, एक कॉपर का बॉल और एक लीड का बॉल। अब ऑब्वियसली ये तीनों बॉल जो थे वो बहुत ज़्यादा हीट हो गए थे। यहाँ पे मुझे पता है कि वो तीनों बॉल बहुत ज़्यादा हीट हो गए थे, तो उसकी वजह से ये वैक्स का जो स्लैब था वो गलना शुरू हो गया, ऑब्वियसली मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होना शुरू हो गया। ये जो आयन का बॉल जो था, आयन का बॉल अराउंड यहाँ पे सपोज जाके रुक गया। ऑब्जर्वेशन ये था कि जहां पे जाके भी आयन का बॉल रुक गया उससे थोड़ा सा ऊपर कॉपर का बॉल रुक गया। अब उससे थोड़ा ऊपर लीड का बॉल रुक गया। यानी सबसे ज्यादा डीप कौन गया, आयन बॉल, उसके बाद कौन गया, कॉपर का बॉल, और उसके बाद कौन गया, लीड का बॉल। यानी लीड का बॉल जो था वो बहुत कम डेप्थ में जा पाया और आयन का बॉल जो था वो सबसे ज्यादा डीप गया। बेसिकली कोई भी बॉल इसके अंदर जाना कब रुकेगा, व्हेन द वैक्स का टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर उस बॉल के टेम्परेचर के हिसाब से हो जाएगा, तब वो जो बॉल होगा वो उस वैक्स को मेल्ट नहीं कर पाएगा एंड वो जो होगा वो नीचे जाना बंद हो जाएगा। अब ये कब होगा और ये कैसे होगा, तो जब मैंने इस बॉल स्लैब पे मैंने ये तीनों बॉल्स रख दिए, तब उन तीनों का टेम्परेचर सेम था। तब उन्होंने उस वैक्स के बॉल को सेम टेम्परेचर अप्लाई किया, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना शुरू की। अब ये वाला अगर बॉल जो है, ठीक है ना, ये वाला बॉल जो है, ये वाला बॉल सपोज 15 डिग्री सेल्सियस पे है और ये वाला जो बॉल है वो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट करता हूं तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां से कम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, मोर टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां पे इन तीनों का टेम्परेचर सेम था और ये जो वैक्स का जो था स्लैब जो था उसका टेम्परेचर कम था। तो आयन बॉल ने उस वैक्स के स्लैब को टेम्परेचर देना, हीट देना शुरू कर दिया। कॉपर के बॉल ने भी देना शुरू कर दिया, लीड के बॉल ने भी देना शुरू कर दिया। लेकिन आयन का बॉल जो था वो बहुत ज्यादा देर हीट देता रहा, तभी तो बहुत ज्यादा डेप्थ तक गया। कॉपर का बॉल कंपेयर टू आयन बॉल उसने कम टाइम तक हीट दी, और जो वैक्स का लीड का बॉल था वो तो बहुत कम टाइम में हीट देके फ्री हो चुका। ये जो होगा, ठीक है ना, यानी आयन का बॉल जो था, आयन का बॉल का हीट देना तो उतना ही था क्योंकि वैक्स का जो स्लैब होगा वो तो सेम अमाउंट हीट एक्सेप्ट करके मेल्ट होगा। यानी आयन का बॉल जो था वो हीट तो दे रहा था जितनी कॉपर वाला दे रहा था, जितनी लीड वाला दे रहा था, लेकिन आयन का बॉल जो था वो ज्यादा देर उतनी हीट देता रहा। कॉपर का बॉल कंपेयर टू आयन बॉल कम टाइम देता रहा और लीड का बॉल जो था वो बहुत कम टाइम तक हीट देता रहा। इससे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर ऑफ द बॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द वैक्स सेम होने के लिए, टेम्परेचर ऑफ द बॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द वैक्स सेम होने के लिए आयन ने ज्यादा टाइम लिया, ठीक है, आयन ने ज्यादा टाइम लिया, कॉपर ने कम टाइम लिया और लीड ने बहुत कम टाइम लिया। इसका मतलब हीट, ठीक है ना, हीट जो थी वो आयन ज्यादा देर देता रहा, ठीक है, आयन बहुत ज्यादा देर वैक्स को हीट देता रहा, कॉपर थोड़ा कम टाइम देता रहा एंड लीड जो था वो तो बहुत कम टाइम में हीट देता रहा, बहुत कम टाइम हीट दिया। यानी आयन का बॉल जो था वो बहुत ज्यादा हीट देके उसके टेम्परेचर में बहुत कम चेंज हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हीट बहुत ज्यादा देके आयन में बहुत कम टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन कॉपर में बहुत ज्यादा चेंज हुआ बहुत कम हीट ट्रांसफर करके भी, ठीक है, और लीड में बहुत हीट ज्यादा ट्रांसफर हुई, बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम टाइम में टेम्परेचर चेंज हो गया,
ठीक है, ये आयन का बॉल यहां पे है, ये लीड का बॉल यहां पे है और ये कॉपर का बॉल यहां पे है और ये लीड का बॉल यहां पे है। तीनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तीनों का फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर तक आते वक्त जो आयन ने टाइम लिया वो उससे बहुत कम टाइम लीड ने लिया, बिकॉज आयन हैड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट। यानी बहुत कम टेम्परेचर चेंज करने के लिए आयन बहुत ज्यादा हीट एक्सेप्ट करता है। लीड उतना ही टेम्परेचर चेंज करने के लिए लीड बहुत कम हीट एक्सेप्ट करता है। यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए x हीट एक्सेप्ट कर रहा है आयन, तो उतने ही टेम्परेचर चेंज के लिए जो होगा वो y हीट अगर लीड एक्सेप्ट करता होगा तो x इज वेरी मच ग्रेटर देन y। ये हीट एक्सेप्टेड बाय द आयन है, ये हीट एक्सेप्टेड बाय द लीड है। लीड जो है टेम्परेचर चेंज बहुत जल्दी कर देता है बाय एक्सेप्टिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन आयन जो होता है वो टेम्परेचर चेंज बहुत कम करता है बाय एक्सेप्टिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट। ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ हीट, इसको मेजर करने का जो पैरामीटर होता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट of heat energy required, the amount of heat energy required to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat of object। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हीट चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके बुक में 68 पेज नंबर पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें वाटर की स्पेसिफिक हीट दी गई है। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट पूछी जाए तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है? वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 पकड़ी जाती है, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये SI CGS यूनिट होता है। एंड SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है, ऑब्वियसली आप बता सकते हो, जूल्स पर kg डिग्री सेल्सियस। ये है उसका SI यूनिट। स्पेसिफिक हीट का SI यूनिट ये है एंड CGS यूनिट ये है, ठीक है। तो वाटर का CGS यूनिट में दिया है आपके बुक में, सो 1 है। या फिर अगर हम आयन का देखें, अभी हमने देखा था तो आयन का कितना है? आयन का है 0.11, ठीक है ना, 0.11 क्या है? यानी 0.11 कैलोरीज, ठीक है ना। अगर 0.11 कैलोरीज हीट अगर मैं आयन को देता हूं, कितने? 1 ग्राम आयन को अगर मैं 0.11 कैलोरी हीट देता हूं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा। दैट्स व्हाट द स्पेसिफिक हीट मीन्स। दैट्स व्हाट द स्पेसिफिक हीट मीन्स, ठीक है। सो नाउ इफ अगर मुझे द हीट एब्सॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर निकालना है, हीट एब्सॉर्ब बाय, ठीक है ना, हीट एक्सचेंज बोल सकते हैं, एब्सॉर्ब या फिर रिलीज्ड। सो हीट एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। हीट एक्सचेंज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अगर मुझे निकालना है तो हीट एक्सचेंज बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mc इंटू डेल्टा टी। उसमें m जो होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, c जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एंड डेल्टा टी इज बेसिकली, आप बता सकते हो, डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। सो चेंज इन टेम्परेचर होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने
कितनी हीट एक्सचेंज की, एब्सॉर्ब की या फिर रिलीज की, विदाउट चेंजिंग द स्टेट, बिकॉज स्टेट चेंज वाला हीट एक्सचेंज जो होता है वो हम किस में करते हैं, लेटेंट हीट में करते हैं, ठीक है ना। सो लेटेंट हीट वाला जो हीट एक्सचेंज होता है वो किस में आता है, स्टेट चेंज में आता है। ये वाला विदाउट चेंजिंग द स्टेट कितना हीट एक्सचेंज करता है, हीट एक्सचेंज मीन्स एब्सॉर्ब्ड और या फिर रिलीज्ड, ठीक है ना। ये जो कुछ भी होता है वो किससे दिया जाता है, mc डेल्टा टी, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, c is the specific heat capacity of that particular object, delta T is the change in temperature of that particular object। ये क्या होता है, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला या फिर हीट एक्सचेंज बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द स्टेट। अब हीट एक्सचेंज जो होता है बेसिकली कब शुरू होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका टेम्परेचर T1 है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसका टेम्परेचर T2 है, एंड अगर सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2 अगर है, तो ऑब्वियसली हीट एक्सचेंज कहाँ से कहाँ होगा, T1 से T2 पे हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज जो होता है इट इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन द हीट कंटेंट पे चेंज नहीं होता है। T1 टेम्परेचर पे इसमें H हीट होगी, T2 टेम्परेचर पे इसमें H हीट होगी, तो डजंट मैटर, बिकॉज heat exchange is completely depend upon temperature difference पे डिपेंडेंट होता है। यानी हीट एक्सचेंज पे हीट पे डिपेंड नहीं होता, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं होता कि ये बड़ा है ये छोटा है तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, इस पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, डायमेंशंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। हीट एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन ओनली द टेम्परेचर डिफरेंस, और ये हीट एक्सचेंज कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यानी अगर हीट एक्सचेंज टोटल होने के बाद अगर इसका टेम्परेचर T1 हो गया एंड इसका टेम्परेचर अगर सपोज इसका टेम्परेचर T हो गया, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर T हो गया, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तब हीट एक्सचेंज रुक जाता है। इसको कहा जाता है आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है उसको, ठीक है ना। आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर हीट एक्सचेंज बिकम सेम, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अब दोनों का कभी भी एक दूसरे की तरफ वो हीट नहीं देंगे। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट पे जाती है, हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट पे जाती है, ठीक है। So in the next lecture we'll go for the method of finding out specific heat capacity of a particular object using this phenomena, heat exchange का phenomena and the calorimeter and heat exchange का phenomena use करके हम next chapter में next lecture में देखेंगे कि how do we go for finding out the specific heat capacity of a particular object. Thank you.